नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 क्वेश्चन बैंक यानी साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन लाया गया और सभी का सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछने की 100% गारंटी है, इसलिए वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो कर रहा है वह है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस को बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया जल, ऑप्शन बी में दिया गया कांच, ऑप्शन सी में दिया गया प्लास्टिक, ऑप्शन डी में दिया गया मिट्टी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, लेंस बनाने के लिए मिट्टी जो है यह पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी प्रयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं करते हैं, लेकिन जल, कांच, प्लास्टिक ये तीनों जो है वह लेंस बनाने में यूज होता है, यानी उपयोग किया जाता है। लेकिन मिट्टी जो है लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं होता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 10 क्लास में पढ़े होंगे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो आप याद रखिएगा, बैगनी का। बैगनी कलर एक ऐसा है दोस्तों जो कि स्पेक्ट्रम में इस कलर का झुकाव यानी इस रंग का झुकाव जो होता है अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। ये आप याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव जो होता है अधिक होता है, और सबसे कम रंग का किस रंग का झुकाव कम होता है, तो लाल का ही होता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको आगे पूछ सकता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन को। प्रकाश की प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो है वह प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र जो होता है वह दूरबीन की भांति कार्य करता है, कैमरा की भांति कार्य करता है, या फिर सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, या फिर इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा कि जो मानव का जो नेत्र होता है, यानी मानव का जो आँख होता है, वह किसके भांति कार्य करता है। तो सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, मानव नेत्र जो होता है वह सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। तो याद रखिएगा कि नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वह
गोलाकार होती है। यानी इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। कहाँ पे आप देख सकते हैं टिंडल का प्रभाव का? जंगल में देख सकते हैं, बाजार में देख सकते हैं, या फिर खेतों में देखेंगे, या फिर इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा कि टिंडल का जो प्रभाव होता है वह जंगल में देखा जाता है। टिंडल का प्रभाव दोस्तों जंगलों में देखा जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि टिंडल का प्रभाव को हम लोग जंगल में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय एवं या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि सूर्योदय कहा जाता है या सूर्यास्त, यानी सुबह, जो सुबह होता है या फिर शाम, जब सूर्य उगता है या फिर डूबता है उस समय आकाश कैसा दिखता है, वो आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि जब सूर्य उगता है या डूबता है, यानी सुबह या शाम, आकाश जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। यानी लाल कहे तो रक्त चाप भी कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कह रहा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? तो आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह गतिशील कण होता है। जब भी कोई, देखिए यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें जो है विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इधर की ओर प्रवाहित हो रही। तो कह रहा है दोस्तों कि गतिशील कण कौन होगा? तो इसमें जो होता है वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह घूमते रहता है, यानी गति में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब भी किसी चालक तार होता है, जो भी चालक तार होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित अगर हो रहा है तो उसमें गतिशील कौन करेगा? तो इलेक्ट्रॉन गति में रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। आप 10th क्लास में अच्छे से इसका डेफिनेशन पढ़े होंगे कि किसी विद्युत धारा के बंद या सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई विद्युत परिपथ है दोस्तों, उसमें अगर धारा एक ही ओर, जैसे कि इसी की ओर सभी धारा प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा उसको दृष्ट धारा कहा जाता है। अगर कोई विद्युत परिपथ है उसमें सभी धारा जो है एक ही दिशा में, यानी अगर पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम में सभी धारा पश्चिम में जा रहा है, अगर उत्तर जा रहा है तो सभी धारा का दिशा उत्तर ही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग दृष्ट धारा कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव जो होता है वह कौन सी राशि होती है? तो आप याद रखिएगा विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है वह अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपसे पूछा गया जो आप समझ लीजिए। कह रहा है दोस्तों किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है। अगर ये कोई सीधा लंबी परिनालिका है, ठीक है, इसमें कह रहा है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसके भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा परिनालिका में वह शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी यहाँ भी इसका वही चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, यहाँ भी वही, इतना यहाँ भी वही, जितना जहाँ भी आप निकालिएगा वो सभी जगह आपको समान मिलेगा। यानी सभी बिंदुओं पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, यानी समान होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे भी आप याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? तो ऊष्मीय प्रभाव पे। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हमेशा रिपीट किया जाता है। मैट्रिक का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। रेलवे में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप 10 क्लास में पढ़ना है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध आप याद रखिएगा कि 30,000 ओम होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वह 30,000 ओम होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। कह रहा है जब हमारा शरीर, यानी आप समझिए कि जब हम लोग भीग जाते हैं यानी पानी से भीगे रहते हैं, या फिर समझिए जब हम लोग नहाते हैं उस समय हम लोग का शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आप याद रखिएगा कि 200 से लेके 300 ओम के बीच होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है जब हमारा शरीर गीला होता है यानी भीगा हुआ होता है तो हमारा शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 200 से लेकर 300 ओम तक होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वालीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है। समझिए पहले क्वेश्चन को। कह रहा है बांध के द्वार पर, यानी आप देखे होंगे कहीं पे अगर इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, अगर इधर से पानी आ रहा है तो यहाँ पे एक जो होता है वह बांध लगाया जाता है। बांध लगाया जाता है ताकि पानी इधर क्रॉस नहीं करे। आप गांव देहात में आप देखे होंगे यह लगा हुआ होगा। मेनली जो टाल होता है, टाल जो होता है उसमें, नहर जो होता है उसमें लगाया जाता है। वह बांध जो होता है लगाया जाता है पानी को रोकने के लिए। कह रहा है दोस्तों बांध के द्वार पर, यानी इसके गेट पे जो है वह टरबाइन ज्वालीय ऊर्जा को, इसके गेट पे जो होता है वह टरबाइन ज्वालीय ऊर्जा लगाया जाता है। उसको कह रहा है किसमें रूपांतरित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अगर बांध के द्वार पे टरबाइन ज्वालीय ऊर्जा लगा हुआ है तो वह जो होता है विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा कि बांध के द्वार पर स्थापित
टरबाइन ज्वालीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो टरबाइन ज्वालीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है यानी बदलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरज तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूरज तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि सूरज तथा अन्य तारों का जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण ही दोस्तों सूरज तथा अन्य जो भी तारा होता है उसका ऊर्जा विशाल ऊर्जा होता है, यानी उसके पास विशाल ऊर्जा होता है। उसका ऊर्जा होने का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, उसका स्रोत ही है नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है पवनों का देश कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है 20वां क्वेश्चन बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन होता है तो बायोगैस किससे उत्पादन होता है? तो आप याद रखिएगा गोबर से। गोबर जो हम लोग छोड़ देते हैं, रखा रहता है, उससे क्या उत्पादन होता है? तो बायोगैस उत्पादन होता है। ये आप याद रखिएगा कि गोबर से बायोगैस का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको क्लास 10 पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या फिर ITI का और विस्तीर्ण क्लास चाहिए, विस्तीर्ण घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप पाई क्लासेस प्ले स्टोर पे पाई क्लासेस नाम के ऐप आपके लिए बना दिया गया, आपकी सुविधा के लिए बना दिया गया है। आप जाके प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे उससे स्टडी कीजिए। उस पर जितना भी होता है सभी स्टडी मटेरियल यानी आपको PDF प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़िए। आपको चैप्टर वाइज वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, आप वहाँ से जाके देखिए। अगर आपको सेट प्रैक्टिस करना है यानी आपको टेस्ट देना है क्लास 10 का, तो आप 5 स्टार स्टडी पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद जाइएगा, अभी नहीं चल जाइएगा नीचे। कह रहा है दोस्तों कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा जो है एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। संयंत्र मतलब बोला जाए तो मशीन को बोलते हैं, मशीन है, ठीक है, मशीन है। यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा यह जो है यह कर्नाटक में स्थित है, यानी कैगा नाभिकीय विद्युत जो है वह मशीन कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है वह किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में आपको समझा देते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा कि घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है यानी जो घरे हम लोग तार से जो लाइन ले जाते हैं उसमें कह रहा विद्युन्मय तार। विद्युन्मय तार बोले तो धनात्मक तार यानी पॉजिटिव तार वाले के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव तार जो होता है वह किस रंग का होता है। घर में जो हम लोग यूज करते हैं वह पॉजिटिव तार किस रंग का होता है? तो आप याद रखिएगा लाल रंग का होता है।
लाल जो भी घर में हम लोग यूज करते हैं, लाल कलर का जो भी तार हम लोग घर में यूज करते हैं उसे धनात्मक तार कहते हैं, यानी विधुनमय तार कहते हैं। इसका दूसरा नाम विधुनमय तार भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कर रहा वह है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है दोस्तों। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत का जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। क्वेश्चन को आप समझिए, हम समझाते हैं। कह रहा है दोस्तों दांत का जो विशेषज्ञ होता है, यानी उसका जो डॉक्टर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वह किस दर्पण का उपयोग करता है, कब, मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए। मरीज जो होते हैं उनका दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी बड़ा फिगर देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन करा 25वां क्वेश्चन, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। करा कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे, 1 से 25 क्वेश्चन तक अगर आप देखे होंगे, तो हम उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, आपको तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा, आपको तुरंत सोल्व किया जाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास इसे जितना हो सके शेयर करिए, ताकि दोस्तों जितना ज़्यादा जब स्टूडेंट आ जाएंगे इस चैनल पे, उतना जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लाइव क्लास हमसे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना जल्दी लाइव स्टार्ट होएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइमली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।